हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी 18वीं क्लास है और हमारा जो मौर्य साम्राज्य का थोड़ा सा प्रशासन का पढ़ना बाकी रहता है वो आज हम करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सब तरह से आपको हम प्रणाम करते हैं। सभी भाषाओं में आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब तरह से आपको नमस्कार, राम राम सब तरह से करते हैं और आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए, आज हमारा 18वीं क्लास में हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा हम हमारी पिछली वाली 17वीं क्लास से रिवीज़न कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में कि कैसे कैसे मौर्य साम्राज्य में धर्म जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार ने उसके बाद साम्राज्य की बागडोर को संभाला। फिर उसके बाद अशोक ने साम्राज्य की बागडोर को संभाला और कैसे कैसे अशोक ने अपने धर्म को परिवर्तित किया। प्रारंभ में वह ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड था, फिर राजतरंगिणी में उसका शैव धर्म से रिलेटेड होने की चर्चा मिलती है। बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म को मानता है वो, इसके भी प्रमाण हमें मिलते हैं। उसने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने आजीविक संप्रदाय को भी संरक्षण प्रदान किया और बिहार में बराबर की पहाड़ियों में कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। महिलाओं के लिए भी स्थिति को सुधारने के लिए महिमा मात्र की नियुक्ति की। ऐसे करते करते हमने उसके धम्म के बारे में, अशोक के कलिंग विजय के बारे में, भेरी घोष से धर्म परिवर्तन होकर धर्म घोष में परिवर्तन के बारे में पढ़ा। उसके अभिलेखों के बारे में पढ़ा कि कौन से अभिलेख उससे जुड़े थे। और फिर हमने परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में भी पढ़ा। हसीन मसूक शाह एक हमने ट्रिक भी बताई थी जिससे आप जो हमारे जो वंश हैं जिनका किस वंश के बाद कौन सा वंश आया उसकी सीरीज़ को एक तरह से आप याद रख सकते हैं। और जैसे अशोक के फिर बारे में हमने साम्राज्य का विभाजन कैसे कैसे हुआ, फिर मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था, परवर्ती मौर्य शासक कैसे थे, किस कारण से मौर्य वंश का पतन हुआ, उनके बारे में पढ़ते हुए हम जब प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारा प्रशासन का जो थोड़ा सा अधूरा रह गया था कि कैसे कैसे प्रशासन चलाया जाता है, और हम सप्तांग सिद्धांत पर आ गए थे। केंद्रीय प्रशासन कैसे चलाया जाता है कि जो राजा होता है उसके लिए एक मंत्री परिषद होती है, उसके प्रमुख मंत्री कौन से होते हैं, पुरोहित, युवराज और सेनापति होते हैं, और इनकी नियुक्ति के लिए उपधा परीक्षण होता था। उसके बाद हमारा कौटिल्य सिद्धांत हमने पढ़ना था, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और हमने जो प्रमुख अधिकारी और तीर्थ थे, जिनको प्रमुख अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता है, उनकी लिस्ट शुरू में ही लगाई थी, आप देख सकते हैं उसको एक बार वीडियो पॉज करके। और हम अपनी वीडियो में भी उस लिस्ट के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। शुरुआत करते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, कौटिल्य का मानना है कि जो राजा होता है उसके राज्य को चलाने के लिए 7 अंग होने जरूरी हैं। राज्य के 7 अंग होंगे तो जो राज्य है वो सुचारू रूप से चल सकता है। और राज्य के जो 7 अंग हैं उनको कौटिल्य ने मानव शरीर से तुलना की है कि जो जिस तरह से मानव के को चलाने के लिए अलग अलग शरीर में अलग अलग अंग होते हैं और उनकी आवश्यकता ज़रूर होती है। जो अगर कोई अंग नहीं होता है तो उसकी कमी हमेशा खलती है। तो उसी तरह राज्य के भी अलग अलग अंग होने चाहिए जिससे राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कि सबसे पहले जो है सबसे शीर्ष में होता है राजा, और शीर्ष मतलब हेड। जो मानव का शरीर है
उसमें सिर का, हेड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी तरह से राज्य में भी राजा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसके बाद जैसे सेकंड नंबर पे आता है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री जो होते हैं, उनकी चर्चा या उनका कंपैरिजन शरीर में आँखों के लिए किया गया है, आँखों के साथ किया गया है कि जिस तरह से आँखें हमारी देखती हैं, जांच परख करती हैं, जहाँ भी कोई गलती दिखती है, जहाँ भी कोई कमी दिखती है तो वो तुरंत अपने ब्रेन को, अपने हेड को हिंट करती है। और उसी तरह अमात्य जो होते हैं वो राज्य के आँखों की तरह होते हैं, और जहाँ भी उन्हें कोई कमी दिखती है, कहीं कोई गड़बड़ दिखती है तो वो अपने जाकर तुरंत राजा को सूचित करते हैं कि वहाँ पर हमें ये गड़बड़ दिखाई दी, आप उसको सुधारो। उसके बाद जनपद। किसी भी राज्य का एक क्षेत्र और एक जनसंख्या जरूर होती है, उसके बिना कोई भी राज्य नहीं चल सकता, और उसके बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे शरीर में पैर होते हैं, पैरों के बिना इंसान लाचार हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। उसी तरह जनसंख्या और क्षेत्रफल के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आती है बारी दुर्ग की। दुर्ग जो होते हैं वो राज्य की सुरक्षा करते हैं और उसको हर एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं भी उन्हें जो शरीर में बाँह का काम होता है, हमारे शरीर को चलाने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए, हमें किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हाथों की, आर्म की ज़रूरत होती है। उसी तरह राजा को राज्य का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक अच्छे दुर्ग की आवश्यकता होती है। और कोष, धन, मतलब धन जो है कोष का की तुलना मुख से की गई है कि जब हमारा मुख, मानव शरीर में मुख से जब हम कुछ खाना खाते हैं, खाना पीना खाते हैं, हमारी एनर्जी उसी से बनी रहती है। शरीर में अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, शरीर एनर्जेटिक रहेगा, काम करने की क्षमता उसमें आएगी। उसी तरह से जब किसी भी राजा के पास धन और कोष भरपूर मात्रा में होगा तो वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है, और उसे एनर्जी मिलेगी, उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उसके पास कोई भी काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन है, कोष है, कोष भरा हुआ है, उसे कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। नेक्स्ट है सेना या दंड। उसके बाद उसका कंपैरिजन मस्तिष्क, ब्रेन से किया गया है कि जो भी गलत काम होता है या सही काम होता है उसको मस्तिष्क से डिसीजन लेता है। सेना या दंड व्यवस्था उसके लिए डिसीजन लेती है कि उसके लिए उसको क्या दंड दिया जाए या फिर क्या रिवॉर्ड दिया जाए। कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसे रिवॉर्ड देती है सेना या राजा, और कोई गलत काम करता है तो उसे दंड देते हैं। मस्तिष्क भी शरीर में वही काम करता है कि गलत काम करने के लिए मना करता है और सही काम करने के लिए वो प्रेरित करता है। उसके बाद है मित्र। मित्र जो है वो शरीर में कान की भांति काम करता है। जो राजा है उसका मित्र, अगर कोई अच्छा मित्र होगा तो वो राजा की पल पल में सहायता करेगा, उसे कोई भी नुकसान होने पर उसे सचेत करेगा, उसे आगाह करेगा नुकसान से पहले। और अगर कोई नुकसान हो भी जाता है तो वो उसके अच्छे मित्र की भांति सहायता करेगा। हमारे शरीर में कान का भी वही रोल होता है। मुख्य अधिकारी जो हैं वो तीर्थ कहलाते हैं, और जो मुख्य अधिकारी हैं तीर्थ या महापात्र कहलाते हैं, और इनकी संख्या 18 बताई गई है। और अधिकारी या तीर्थ कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, जो मंत्री होता है उसका काम होता है प्रधानमंत्री सबको कोऑर्डिनेट करके सारे काम को सुचारू रूप से करना। वो स्वयं चाहे भले ही कुछ काम करे ना करे, कोई इम्पोर्टेंट मंत्रालय होता है अपने पास रख लेता है, नहीं तो सबको काम बांट देता है प्रधानमंत्री की तरह कि तुम न्याय का कार्य करोगे, तुम राजस्व का काम करोगे, तुम न्यायालय का कार्य देखोगे, तुम फौजदारी न्यायालय या दीवानी न्यायालय का काम देखोगे। तो सब तरह से ऐसे वो कार्य को बांट देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे सब मिलजुल कर उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। पुरोहित, धर्माधिकारी, युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, ये मोस्टली रॉयल फैमिली से होते थे। राजाओं की ही संतान या उनके राजकुमारों को और को ही इस पद पर बिठाया जाता है।
समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता है और संनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का प्रधान होता है। प्रदेष्टा जो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको प्रदेष्टा कहा गया है। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये ना पता हो फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय कौन से होते हैं। हमें भी बहुत दिनों बाद जाकर ये चीज़ें पता चली थी, इनका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे हम, बस पढ़ के इसको रट्टाफिकेशन कर लेते कि फौजदारी न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय होते हैं, तो कौन से होते हैं ये इनको पता नहीं होता था। जो फौजदारी न्यायालय होते हैं वो क्रिमिनल्स कोर्ट होते हैं, जिसमें क्राइम से रिलेटेड जो मुकदमे होते हैं वो आते हैं, जैसे मर्डर हो गया, चोरी डकैती हो गया, इस तरह के जो मामले होते हैं वो फौजदारी न्यायालय में आते हैं। और दीवानी न्यायालय में जैसे उत्तराधिकार से रिलेटेड है कि हमें अपनी ज़मीन पर ये हक चाहिए, या मेरे माता पिता की ये ज़मीन थी, इसको किसी ने हड़प लिया है, इस पे हमें अपना हक चाहिए, ये ज़मीन जायदाद के ना जो मुकदमे होते हैं, तलाक से, शादीशुदा से, इस टाइप से जो मुकदमे होते हैं वो दीवानी न्यायालय में उनकी सुनवाई होती है। और जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं केस, उनकी सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती है। तो उसके मुखिया को, मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था, और जो दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको व्यवहारिक कहा जाता था। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जैसे कुछ और जो मुख्य अधिकारी होते थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर शीर्ष पर राजा होता था, उसके नीचे अधिकारी होते थे। अधिकारी भी दो तरह के होते थे, कुछ मुख्य अधिकारी होते थे, कुछ अन्य अधिकारी होते थे जिनको अध्यक्ष कहा जाता था। और जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ संख्या में 18 बताए गए हैं, और अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्षों की संख्या 27 मानी गई है। जो अध्यक्ष होते थे वो विभागों के प्रमुख होते थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं। जो सीता अध्यक्ष होता था वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था, और लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष होता था। नव्या अध्यक्ष जहाजी विभाग संभालता था, और मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग देखता था कि दूसरे देश में जो जा रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते थे, तो वो मुद्रा अध्यक्ष को इन सब चीज़ों की देखरेख करनी होती थी। चलिए, हमने केंद्र में जो प्रशासन होता है उसको देख लिया है। अब हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत होते थे जिनको चक्र भी कहा जाता था। 5 चक्र कह सकते हैं या फिर 5 प्रांत कह सकते हैं। उसके जो प्रमुख होते थे उनको कुमार कहा जाता था, जो कि रॉयल फैमिली से होते थे, राज परिवार से होते थे। और उसके नीचे मंत्रिपरिषद, जैसे सेंटर में प्रधानमंत्री को वो चाहिए थी, मंत्रिपरिषद चाहिए थी, राजा के नीचे मंत्रिपरिषद होती थी। उसी तरह से प्रांतों में भी जो कुमार होते थे वो एक राजा की तरह ही कार्य करते थे, और उनके नीचे भी एक मंत्रिपरिषद कार्य करती थी। जो मंत्रिपरिषद जिसके लिए नियुक्त की जाती थी, जैसे कुमार हैं, या जो रॉयल फैमिली का कोई युवराज वगैरह होता है, उसके लिए जो मंत्रिपरिषद अपॉइंट की जाती थी तो वो रॉयल फैमिली से के सदस्य के लिए की जाती थी। तो पहले से उनको ट्रेनिंग दे दी जाती थी। जैसे अशोक भी पहले अपने सम्राट बनने से पहले अवंती का राजकुमार था या राज्यपाल था, और उसका पुत्र, अशोक का पुत्र भी कुणाल, तक्षशिला में पहले राज्यपाल बना था। इस तरह उन्हें पहले ही प्रांत के स्तर पर थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाती थी, ताकि वो सम्राट बनने के समय अनट्रेंड ना हो। तो ये साइड में हमने जो दिखाया है प्रांत, मंडल, विषय, ग्राम, ये सेंटर से रिलेटेड बना हुआ है डायग्राम। जैसे ऊपर सेंटर का प्रशासन होता था, फिर उसके नीचे प्रांत, मंडल, विषय और ग्राम। अब हम प्रांत की बारी आई है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से प्रांत होते हैं। 5 प्रांत थे उस समय। ये प्रांतों के हमने नाम लिखे हैं। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी इसकी कैपिटल थी। अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। प्राची, पूर्वी देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग, 5वां प्रांत ये था, जिसकी राजधानी तोसली थी। अब हम नगर प्रशासन की बात करते हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन।
जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इससे जानकारी हमें मिलती है कि जो नगर का प्रमुख होता था वो एस्टिनोमोइड होता था और इसके सहायता के लिए 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। जो 6 समितियां होती थी उसमें एक एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो 5 6 30, 5 गुना में 6, तो जो 6 समितियाँ होती थी, एक एक समिति में 5 सदस्य थे, तो उनको टोटल मिला के 30 सदस्यों की जो ये समितियाँ होती थी, ये नगर प्रमुख को हेल्प करने के लिए होती थी। और इस नगर प्रमुख का नाम को एस्टिनोमोई नगर प्रमुख कहलाता था। तो चलिए अब हम इन समितियों के बारे में भी देखते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी समिति का क्या कार्य होता था। ये 5 समितियाँ होती थी जिनके कार्य हम आपसे डिस्कस करते हैं। अब इन समितियों को भी देखते हैं और इनसे जानते हैं कि ये समितियाँ किस किस तरह के कार्य करती थी। फर्स्ट जो समिति है वो औद्योगिक कलात्मक उत्पादन का कार्य संभालती थी। और जो सेकंड समिति है, द्वितीय समिति, विदेशी मामलों के बारे में देखरेख करती थी। और जो तृतीय समिति है, तृतीय समिति जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण करती थी। उस ज़माने में भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था, रजिस्ट्रेशन किया जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि उस समय भी ये चीज़ें शुरू कर दी जाती थी। आज के समय में भी एमसीडी का ये एक इम्पोर्टेंट काम है। चलिए नेक्स्ट जो फोर्थ समिति थी वो व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन देखती थी। और फिफ्थ समिति थी जो माल के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के कार्य को संभालती थी। जो सिक्स्थ समिति थी, छठी समिति थी, उसका काम था टैक्स को वसूलना, कर वसूलना, टैक्सेशन का कार्य वो संभालती थी। अब उसके बाद हम गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था भी काफ़ी फेमस थी। डिटेक्टिव सिस्टम, गुप्तचर जो हैं वो गूढ़ पुरुष कहलाते थे। और गूढ़ पुरुष भी 2 तरह के होते थे, जैसे संस्था और संचार। एक ही स्थान पर रहकर जो ये गुप्तचर का कार्य करते थे वो संस्था कहलाते थे, और जो घूम घूम कर गुप्तचर का काम करते थे उनको संचार कहते थे। उसके बाद है प्रमुख। जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था वो महामात्य सर्प कहलाता था। उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट था मौर्य साम्राज्य का। जो इसके स्रोत हैं भूमि कर के, वो लैंड रेवेन्यू के, वो हमें कई तरह से मिले हैं, चाणक्य के द्वारा भी और मेगास्थनीज के द्वारा भी। अब जो भूमि होती थी वो 3 तरह से डिवाइड कर रखी थी कि जो सीता भूमि होती थी वो सरकारी भूमि होती थी, और जो भाग थी वो निजी प्राइवेट भूमि थी। अदेवमात्रक, बिना वर्षा के जो अच्छी खेती होती थी जिसमें अच्छी पैदावार हो जाती थी उसको अदेवमात्रक भूमि कहा जाता था। सीता भूमि से आपको कुछ याद आया होगा कि जैसे हमने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे ताकि आपको रिलेट करके पढ़ाया जा सके, उससे अच्छे से याद भी हो जाता है। सीता अध्यक्ष जो होता था वो कृषि विभाग का प्रमुख होता था, और सीता भूमि सरकारी भूमि होती थी। चाणक्य ने बताया है कि जैसे हमने बताया कि कई तरह के सोर्स इसमें लिए जाते हैं। चाणक्य के द्वारा 1/6% भाग लिया जाता 1/6 भाग लिया जाता था भूमि का, और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 भाग लिया जाता था भूमि कर के रूप में 25% लिया जाता था। भूमि कर के अलावा भी अन्य कर भी लगाए जाते थे, जिसमें मुख्य बिक्री कर था। बिक्री कर सेल्स टैक्स 1/10 लिया जाता था, और जो बिक्री कर नहीं देने वाले व्यक्ति को जो नहीं देता था उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ये स्रोत प्राप्त हुए हैं। अन्य कर में रज्जु, बलि और विनीत, ये 3 तरह के कर और लगाए जाते थे। रज्जु जो है वो भूमि माप कर होता था, और बलि धार्मिक कर कहलाता था, और जो विविध है वो चरागाह कर लिया जाता था। अकाल के समय राहत भी दी जाती थी। जब कभी अकाल पड़ता था और लोग भूखे मर जाते थे तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनसे कर वसूल ले जाते थे और उन्हें कोई हेल्प नहीं दी जाती थी। अकाल के समय उन्हें
राहत सामग्री भी दी जाती थी, राहत पहुंचाई जाती थी, और टैक्स भी कम कर दिए जाते थे या ना के बराबर लिए जाते थे। और अगर बहुत बड़ा अकाल पड़ा है तो उनसे टैक्स ना वसूल कर बल्कि उन्हें हेल्प दी जाती थी। सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से राजा सर्वोच्च शिखर पर होता है और उसके नीचे सेनापति होता है, तो सेनापति और राजा तो युद्ध भूमि में बिल्कुल लास्ट में ही जाते हैं, लेकिन वो सेनापति को भेज देते हैं और उसके नीचे भी कुछ बहुत सारे युद्ध नायक होते हैं जो उप सेनापति होते हैं, जिनको नायक कहा जाता है, जो युद्ध भूमि में जाकर लड़ते हैं और सेना का मतलब सेनापतित्व करते हैं और सेना को संभालते हैं, उनकी आदेश जारी करते हैं, और उनके नीचे सैनिक होते हैं। तो जस्टिन के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य की सेना है उसको उन्होंने लुटेरों की सेना कहा है, और जस्टिन के अनुसार 6 लाख कुल सैनिक थे उनके पास, मौर्य साम्राज्य के पास, और 50,000 घोड़े थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे, और जो 6 लाख कुल सैनिक थे वो 6 लाख पैदल सैनिक थे। मौर्य साम्राज्य ने पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार कर लिया, इसका प्रमाण भी हमें सेल्यूकस निकेटर को हराकर जब मिलता ही है। हमने अभी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ाई है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सेल्यूकस निकेटर को हराकर और उसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह किया था, और 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, काबुल, कंधार, कामरान, हेरात, वो इन 4 प्रांतों पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य का कब्जा हो गया था, तो पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। ये तो जस्टिन की बात खरी उतरती है। उसके बाद पिलनी का विवरण। पिलनी का कहना है कि 6 लाख पैदल सैनिक थे मौर्य साम्राज्य में और उसकी सेना में, और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। इन दोनों का जो विवरण है सेनाओं के मामले में कि उनके पास इतनी बड़ी सेना होती थी, तो कल्पना सी लगती है, ये बात सच में तो नहीं लगती, क्योंकि इतनी बड़ी सेना का रख रखाव, उसका खान पान का खर्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, और ये सब कल्पना सी लगती है कि इतनी बड़ी सेना नहीं होगी। हाँ, बड़ी सेना थी लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि जितना ये चर्चा कर रहे हैं दोनों के विवरणों से लगता है। ये इन दोनों का विवरण कल्पना मात्र सी लगती है। सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो सेनापति होता था, और मैगस्थनीज के अनुसार जो सेना है वो 6 समितियों के द्वारा सेना का रख रखाव किया जाता था, और एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो मैगस्थनीज ने सेना में, मिलिट्री में भी 6 समितियों का जिक्र किया है, चर्चा की है, और इसकी जो है हम देखते हैं कि जो इसका विवरण है ये हम एक बार लास्ट में भी ऐड करेंगे, इसकी समितियों की जो पिक्चर है कि किस तरह से इन्होंने समितियों को बांट रखा था, मिलिट्री की समितियों को। मैगस्थनीज ने 2-3 जगह समितियों का ही जिक्र किया है, प्रशासन में भी, सैन्य प्रशासन में भी, केंद्रीय प्रशासन में भी। तो जो मौर्य साम्राज्य है इसकी क्लास हमारी थोड़ी सी रहती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमारी काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट 19th क्लास में हम बाकी की पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। खूब पढ़ें, खूब अपनी सीरीज़ को एंजॉय करें, लर्न मोर, ग्रो मोर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।